जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषाई विचार विमर्श में भाषा शास्त्र को घसीटने का कोई लाभ नहीं है। जरा पंजाबी भाषा पर विचार कीजिए। हमने पंजाबी और गुरुमुखी लिपि की व्युत्पत्ति के बारे में विचार सुने। इन्हीं से इनका कितना संबंध है और यह उससे कितनी अलग है तथा यह संस्कृत से निकली है या नहीं आदि विषयों पर विद्वतापूर्ण तर्क सुने। इन विचारों को सुनने से यह लगा मानो किसी भाषा का स्रोत ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग आज क्या चाहते हैं। विद्वानों को गुरुमुखी और हिंदी के विगत की बात करने दीजिए। यदि पंजाब या किसी और स्थान के लोग किसी भाषा को इस्तेमाल करना या बोलना या किसी लिपि को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता, अवसर और बढ़ावा देना चाहता हूँ। व्यावहारिक दृष्टि से भी जितना ही आप किसी विचारधारा को दबाने का प्रयत्न करते हैं वह दमन के विरुद्ध उतनी ही टिकी रहती है। हर आदमी जानता है कि भाषा के बारे में लोगों के दिमाग में व्यक्तिगत और भावपूर्ण धारणाएं होती हैं, लेकिन जो आदमी किसी भाषा के बारे में भावुकता से अनुभव करता है उसे याद रखना चाहिए कि सब लोगों को स्वतंत्रता और अवसर देना ही एकमात्र रास्ता है। मेरा या किसी और आदमी का यह काम नहीं है कि हम कहें कि कोई भाषा अविकसित है। यदि ऐसा हो भी तो कोई बात नहीं। किसी भाषा की बुराई करने या उसे बढ़ने का अवसर ना देने की कोशिश करना न केवल उस भाषा की बल्कि दूसरी भाषाओं की दृष्टि से भी खराब है। भाषा का प्रश्न ना जाने कैसे राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न से जुड़ गया है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं किसी भाषा के प्रश्न को अत्यधिक महत्व देता हूँ, लेकिन उसे किसी राज्य से नहीं जोड़ सकता। हमारे देश में ऐसे राज्य भी हैं जहाँ एक ही भाषा प्रमुख है, लेकिन ऐसे राज्य भी हैं जहाँ दो भाषाएं हैं। ऐसी हालत में हमें दोनों भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमें यह अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राज्य की प्रमुख भाषा को दूसरी भाषा को बाहर खदेड़ने या दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
यदि इस बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं तो भाषा समस्या उठेगी ही नहीं। भाषा से जुड़ी कई अन्य सांस्कृतिक समस्याएं हैं जिन पर इसी ढंग से विचार करना चाहिए। महोदय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। विशेष रूप से स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद पिछले 20 वर्षों के अनुभव ने हमें इस शताब्दी के लिए विश्वव्यापी विकास की ऐसी कार्यनीति तैयार करने के लिए बाध्य कर दिया है जो पर्यावरण के लिए उत्तरदायी मानवीय विकास के लिए उत्तरदायी है। इस अनुभव की विविध धाराओं का विश्वव्यापी सहमति से उपयोग करना एक चुनौती है जिसने हमारे अभी तक के महान वैज्ञानिक, राजनैतिक, प्रौद्योगिकी तथा ब्रह्मांड संबंधी सभी उपलब्धियों को बौना साबित कर दिया। यह प्रसन्नता की बात है कि विश्व पर्यावरण कार्यसूची द्वारा प्राप्त की गई अनिवार्यता ने हमें विश्व स्तर पर एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया है। मानव जाति के 7वें हिस्से की ओर से इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। भारत की सदियों पुरानी सभ्यता जिसकी जड़ें एक ऐसी परंपरा में समाई हुई है जिसने हमेशा मानव और प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया, आज आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। हमारा मन अपने सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने का जो स्थायी हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। यह मार्ग अवरोधों, जटिलताओं और कठिनाइयों से खाली नहीं है। भारत में हमारे सामने दुविधा यह है कि एक ओर विकास और पर्यावरण के बीच दोहरे संबंध हैं और दूसरी ओर वे समाधान हैं जिनका संकेत हमारे अनुभव से मिलता है और जो सारे विश्व के लिए उपयुक्त होंगे और विकासशील देशों के लिए विशेष महत्व के होंगे। यही कारण है कि भारत ने इसको बढ़ावा देने और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेने का पूरा प्रयास किया है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में अपने भाषण में कहा था, यह सभा अपनी स्थिति को समझने और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए मनुष्य के गंभीर प्रयासों की द्योतक है। इस सम्मेलन के आयोजन के लिए विस्तृत तैयारियों का मार्गदर्शन सम्मेलन महासचिव द्वारा किया गया है।
यह उल्लेखनीय है कि यह पैरा रियो में आयोजित इस सम्मेलन पर भी उसी तरह लागू होता है जिस तरह स्टॉकहोम के सम्मेलन पर। जो बात वर्तमान महासचिव पर उस समय पर लागू होती थी वही बात आज भी है। स्टॉप।